हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गेट एकेडमी में। और इस सेशन में जैसे कि हमने कमिटमेंट किया था कि जो आपके सेशंस होंगे इंडियन जीएस की बात करें या और जो भी आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, जैसे कि आपका हेल्थ एंड सैनिटेशन है, आईपीएल, तमाम जो चीजें होती हैं उसके लिए जो सेशन होंगे ये आपके पास यूट्यूब के अंदर पे हाजिर हो जाएंगे। तो उसी लिस्ट में, उसी कमिटमेंट के साथ में आज पहली क्लास आपकी इंडियन जीएस के एमसीक्यू के साथ में चालू हो रही है, जिसके अंदर में हम लोगों ने अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज लेकर आए हुए हैं। और इसके अंदर पे आपको चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, करंट अफेयर हो, तमाम जो चीजें होती हैं वो सारा का सारा कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सब जब इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे तो सेशन देखने के बाद अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को जरूर आप अपने लेवल पे जाके जहां तक आपका वर्चस्व है वहां आवाज को शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। ठीक है, तो बिना किसी डिले के, बिना कोई टाइम गवाए हम शुरू करते हैं अपना सेशन। और पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड for the candidate for membership of लोकसभा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसकी मिनिमम एज क्या होगी। होता है ना कि आप भाई, तुम्हें अगर कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कम से कम 18 साल की उम्र ले आओ, वोट देना है तो 18 साल की उम्र होनी चाहिए। तो ये सभी क्राइटेरिया बने होते हैं कि मिनिमम एज आपको इतनी एटलीस्ट होनी चाहिए। तो अब लोकसभा की बात करते हैं। अब ये एक दो पॉइंट आप समझ लीजिएगा इसके अंदर पे। तो एक क्वेश्चन के अंदर में मल्टीपल चीजें हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो याद रखना कि एक होता है हमारे देश के अंदर पे कौन कौन सी जगह पे, कौन कौन जगह पे मेंबरशिप मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो हमारे पास एक पार्लियामेंट होती है। ठीक है, एक सिंगल पार्लियामेंट होती है। सिंगल पार्लियामेंट के उसके दो हाउसेस होते हैं। मैं इसके पार्ट सिर्फ ऑर्गन नहीं पूछ रहा हूं, मैं इसके दो हाउसेस होते हैं। पहला होता है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा, इसी लेवल पर हर स्टेट के अंदर पे हमारे पास लेजिस्लेचर मौजूद है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, विधान मंडल कहते हो हिंदी में। ठीक है, अब इस स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में दो हाउस कंपलसरी नहीं है, बट एक हाउस होना कंपलसरी है, दूसरा हाउस ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो एक होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हिंदी में विधानसभा कहते हैं, और इंग्लिश में से कहते हैं ये वाले पार्ट को लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे विधान परिषद कहते हैं। ये ऑप्शनल है, ये हर जिले, हर स्टेट में नहीं होता, 6 स्टेट के अंदर पर है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन रिक्वायर्ड नहीं है। तो लोकसभा का मेंबर अगर मुझे बनना है तो मिनिमम एज जो चाहिए होती है वो कितनी होगी, तो क्या कहोगे, 25 ईयर्स। ठीक है, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम कितनी चाहिए होगी, आप कम से कम 30 साल के आपको होना पड़ेगा। अगर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए यानी कि विधायक बनना है तो उसकी मिनिमम एज क्या होगी, तो बोलोगे 25 ईयर्स मिनिमम एज होगी। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पर कितनी जाएगी, 30 साल होगी मिनिमम एज। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं बनने के लिए। पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं लेकिन उसके 3 ऑर्गन होते हैं। एक होते हैं जिसको आप बोला जाता है प्रेसिडेंट। अगर आपको इस देश का प्रेसिडेंट बनना है तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए कितनी, बोलोगे 35 ईयर्स होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो उसका जो ऑर्गन में देखें तो थर्ड ऑर्गन जो होता है वो गवर्नर होता है। गवर्नर बनने के लिए आपको कम से कम 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए। ये कुछ एज क्राइटेरिया है जो आपको पता होने चाहिए। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 25 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा सरपंच, पंचायत, तो ये सब चीजें भी होती हैं, बट बहरहाल आपसे पूछा जाएगा तो मुख्यतः मेनली यही चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, 25 ईयर्स मिनिमम एज होती है फॉर द कैंडिडेट फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्मोनाइज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्मोनाइज्ड। ठीक है, तो नॉट मतलब जो मैच नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ, महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ, डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम वाराणसी। कौन सी चीज कहां पर नहीं है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है चलो, तो यहां पर क्या पॉइंट आएगा भाई, जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है वो कहां पर है, वो कानपुर में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहां पर है, वो लखनऊ में। ठीक है, अब डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम कहां पर है, वाराणसी में। लेकिन महात्मा गांधी स्टेडियम जो है वो मेरठ में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मेरठ में नहीं तो फिर कहां पर। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इसका जवाब जो रहेगा, क्योंकि मैच नहीं है। ठीक है ये क्या है, मैच नहीं है। ये सब चीजें वहां वहां पर है जहां जहां पे नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, जहां जहां पे नाम लिखे हुए हैं, ये वहां पर है जहां पे इसके नाम नहीं लिखे हुए। ठीक है, तो ये मेरठ में नहीं है, ये कहां पर है, इंडिया में है, लेकिन ये है सालेम में।
सालेम कुठे है, तो बोलोगे तमिलनाडु पे है सालेम। ठीक है, तमिलनाडु में है सालेम। तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या इससे क्वेश्चन से क्या समझ में आ गया? क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ गया कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जो इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं, वो किस सिटी में है, पहला। और दूसरा पॉइंट ये कि कौन कौन सी आपकी नेशनल लेबोरेटरीज हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। नेशनल लेबोरेटरीज जो होती हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, ये कहां कहां पर मौजूद है। फॉर एग्जांपल, आलू का रिसर्च कहां पर होता है, मिर्ची का रिसर्च कहां पर होता है, राइस का रिसर्च कहां पे होता है, ये सब चीजों की लिस्ट आप बनाकर अपने नोट्स में अटैच करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें बहुत फ्रिक्वेंटली पूछती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन इन, ठीक है, इज रिटन इन more than 2 years but less than 3 years, in 3 years, in more than 3 years, in 2 years। तो देश का संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो कितने समय में बनकर तैयार हो गया? ठीक है, कितने समय बनकर तैयार हो जाता है? ठीक। अब एक बात जो यहां पर लिखी है उसमें से अगर आप इसको डिकोड करो या फिर उसको कुछ लिखो तो बोलोगे क्या कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट ना, खास चीज है, क्योंकि ब्रिटेन की अगर आप बात करते हो तो वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। ठीक है, लेकिन इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है, क्यों? रीजन पता है यार, हमारे देश है, इसमें आबादी इतनी ज्यादा है और हमारे देश का एक ही संविधान है। राज्यों के पास में संविधान अलग अलग नहीं है, लेंदी हो गई होगा। और हमारे देश में इतने डाइवर्सिटी है, इतने तरह के धर्म है, जाति है, वेशभूषा है, पोशाक है, रहन सहन है, खान पान है, संस्कृति है, इतनी चीजें हैं कि हर चीजों को अगर इसमें कंपाइल करना है तो वो चीजें काफी बल्कि बनेगी। इसलिए बल्कि है। तो ये बना कब? बनने में वक्त लगा होगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरे देश विदेश घूमकर सही तरीके से संविधानों को लेकर मिक्सचर बनाया, ड्राफ्टिंग किया। तो इसको बनने में वेरी स्पेसिफिकली 2 years 11 months 18 days, 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतने समय में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। तो सही जवाब क्या रहेगा? इन मोर देन 2 years, बिल्कुल सही, बट लेस देन 3 years। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज 100% करेक्ट। ठीक है, तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज द हाइएस्ट डैम इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? क्योंकि एग्जाम यूपी का है तो यूपी की चीजें तो आपसे पूछी जाएंगी, तो स्पेसिफिकली यूपी की चीजों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो विच इज द हाईएस्ट डैम इन उत्तर प्रदेश? तो क्या क्या नाम आ सकते हैं आपके? माता टीला डैम, राम गंगा डैम, मेजा डैम और रिहंद डैम। ठीक है, तो कौन सा आपका टॉलेस्ट पूछा है? पूछा विच इज द हाईएस्ट डैम ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, विच इज द हाईएस्ट डैम ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर टॉलेस्ट डैम पूछता तो शायद रिहन डैम आप लगा दिए होते कि टॉलेस्ट डैम क्या है? आपका रिहन डैम है। ठीक है, टॉलेस्ट डैम जो होता है वो रिहन डैम होता है, लेकिन जो आपका हाईएस्ट डैम है वो कौन सा है? वो है रामगंगा डैम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए। रिहन जो है वो 90 मीटर के आसपास है, तो ये वाला डैम हो जाएगा। तो हाईएस्ट डैम कौन सा हो जाएगा? रामगंगा डैम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? ये तो यूजुअली आपको पता ही होगा कि जब भी आप साइंस पढ़े हो, चाहो या मत चाहो, तो ये नाम तो हमेशा दिया ही गया है कि ए बी सी डी अलग अलग विटामिन होते हैं, बी के बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है? विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या है? वो है, कहा गया, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, अगला क्वेश्चन, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज हेडक्वार्टर्ड इन कहां? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा कि भाई जेनेवा में है, पेरिस में है, वियना में है या फिर बर्लिन में। जो मोस्ट ऑफ द चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिलती है कि ये बेसिकली इनका काम क्या होता है? इंटरनेशनल, ठीक है, मतलब पूरी दुनिया के हर देश जो है वो यहाँ पर इसके मेंबरशिप लेंगे। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है, ये एजेंसी बनी हुई है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये है तो वियना में। ठीक है, वियना कहां पर है? ठीक है, वियना कहां पर है?
तो कैपिटल किसकी है, इसका कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रिया कैपिटल क्या है, वियना। तो ये ऑस्ट्रिया वियना, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के समय पे इसका बहुत अहम रोल हुआ करता था, ठीक है, ऑस्ट्रिया वियना का बहुत रोल हुआ करता था। बहुत लंबी लंबी स्टोरी उसके अंदर पे। तो ये जो आईए है, यानी आईए कैसे, IAEA, ये लोग का काम ये होता है कि भाई देखो जितने भी देश के अंदर पे सबके पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उस न्यूक्लियर एनर्जी का आप डिस्ट्रक्टिव वे पे यूज कर रहे हो, कंस्ट्रक्टिव वे पे यूज कर रहे हो, पीसफुली मैनर पे यूज कर रहे हो। न्यूक्लियर एनर्जी इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो वो कैसे यूज किया जाएगा, पीसफुल मैनर पे। क्या पता आप न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब लेके बैठ रखे हो और उसको किसी पे छोड़ने के फिर आगे बैठे हो, तो ये अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आपको न्यूक्लियर पावर यूज करने का इस्तेमाल का परमिशन है, बट कंडीशन एक ही है कि आप उसको पीसफुली इस्तेमाल करें, ठीक है, आप उसको पीसफुली इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इसको बनाया कब गया था, इसको 1957 में एस्टेब्लिश किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कहां पे, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, वियना, वियना में इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज लोकेटेड इन, हाईएस्ट सबसे ऊंचा, ठीक है, कहां पर होगा ये होगा आपका वेनेजुएला में, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम है एंजेला फॉल, ठीक है, एंजल फॉल। तो कहां पर है वो, वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहां पर है, तो बोल रहे साउथ अमेरिका में। दो कॉन्टिनेंट आपके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो आपका साउथ अमेरिका वाले पार्ट में वेनेजुएला। यहां पर पेट्रोलियम बहुत ज्यादा होता है वेनेजुएला में, और उसी वेनेजुएला में हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंजल फॉल कहा जाता है, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, विड्थ बहुत कम है, विड्थ कम है, हाइट ज्यादा है। ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की हाइट से नीचे गिरता है पानी वहां पर, तो इतने ऊंचाई से पानी गिरता है। तो ये लगभग 1 किलोमीटर के आसपास की हाइट है, 980 मीटर टू वेरी स्पेसिफिक, 1 किलोमीटर इन जनरल समझ सकते हो। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक है। तो पेट्रोलियम वगैरह भी यहाँ पर होने को देखने को मिलता है, तो इस कंट्री के पास पेट्रोलियम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द गढ़ मेला हेल्ड एनुअली इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। गढ़ मेला हेल्ड एनुअली इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ में होगा, मथुरा में होगा, गढ़ मुक्तेश्वर में होगा, या बरेली में होगा, बताइए, ठीक है। इसको एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसे, गढ़ गंगा मेला। गढ़ मेला को क्या बोलते हैं, गढ़ गंगा मेला, इसका एक और नाम दिया जाता है। और ये कहां पर है, होता है तो बोलोगे ये होता है गढ़ मुक्तेश्वर में, ठीक है। कहां पर होगा, गढ़ मुक्तेश्वर में हो जाएगा, जो कि हापुड़ जिला में, यूपी में, ठीक है, जो कहां पर है, हापुड़ जिला में, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जितने भी लोग यहाँ बैठ के इस खास करके इस एग्जाम यानी कि यूपीपीएससी एई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को ना यूपी का ज्योग्राफी और यूपी का हिस्ट्री बहुत सही तरीके से बताना चाहिए। भैया जिले कितने हैं, ठीक है, जो यूपी के वो तो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं इसके अंदर पे, यूपी में जिले कितने हैं, ठीक है, यूपी में ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है। आप लोगों के यहाँ पे एक स्कीम चली थी, 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, OPOD, ठीक है। तो कौन सा प्रोडक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बनता है, ठीक है, जैसे कि इत्र बनता है कन्नौज में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें, तो वो कहाँ पे क्या क्या बनता है, वो सब चीजें नोट करके रखिएगा, वो स्कीम्स में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और ये अभी से नहीं, इलेक्शन आपके यहाँ 2025 ना, तो 2019 नहीं 2020 और 2015, तो 2015 के बाद से अभी तक में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं इस जगह पे, 2020 के कोविड के समय से लेकर अब तक में, वो सारी स्कीम याद रखिएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेंटर में और स्टेट में दोनों साथ होती है ना, तो आपकी पूरी स्कीम इसके अंदर कनेक्ट करके पूछी जाएगी। Where is the headquarter of International Court of Justice? Where is the headquarter of International Court of Justice? कहां पर होगा ये, ठीक है। तो क्या होगा, जेनेवा, पेरिस, द हेग और रोम। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब कब की बात होगी ये, तो जब भी दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं, दो देश की बात हो रही है, ठीक है। अगर दो स्टेट, अब तुम इसका बताना कि भाई ये हमारी कंट्री है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने इसको बना दिया, दो स्टेट है, जैसे मान लीजिएगा यूपी और एमपी, अगर इन दो स्टेट के बीच में फाइट हो जाती है, तो कौन इनका फैसला कौन सुनाएगा, जुडिशरी फैसला सुना सकती है। तो ये फैसला सुनाएगा वो कोर्ट जो दोनों के हिस्से में नहीं आता, यानी कि ना तो इसका हाई कोर्ट और ना ही इसका हाई कोर्ट, क्योंकि दोनों स्टेट के जो हाईएस्ट कोर्ट होते हैं वो हाई कोर्ट होते हैं, तो दोनों नहीं सुनाएंगे। उस हाई कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट होता है क्या, बोलना होता है, वो कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो रहेगा वो दो स्टेट के बीच के जो पंगे होंगे ना, उसको सुलझाने का काम करता है। सिमिलरली जब दो अलग अलग देश, मान लीजिएगा पाकिस्तान और चाइना आपस में लड़ रहे होते हैं या कोई विवाद हो जाता है, तो उसका समझौता कहां पर होगा, वो होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगा। मानना ना मानना उनके ऊपर होता है, ठीक है। हमारे ऊपर फैसला अगर होता तो क्या हम मानेंगे, क्या हमारे ऊपर फैसला किया जाएगा
लेकिन वो ऑब्लिगेटरी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ सोवरेन नेशन। सोवरेन नेशन की खासियत क्या होती है भाई, तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी बोलो, कुछ भी सुना लो, लेकिन हम करेंगे वही जो हमारा मन करेगा। तुम सजेशन दे सकते हो लेकिन हमारे मामले में दखल नहीं दे सकते। क्यों? बिकॉज वी आर सोवरेन नेशन। तो फैसले आएंगे जरूर, मानना नहीं मानना हमारे ऊपर होता है। फिलहाल उसका जो हेडक्वार्टर है वो है द हेग में। अब हेग कहां पर है ये आप लोग कमेंट बताएंगे, इतनी तो आपकी जिम्मेदारी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस? ठीक है, अमेजन, नाइल, कॉन्गो या फिर नाइगर। पासेस थ्रू इक्वेटर ट्वाइस। कौन सी दो बार इक्वेटर क्रॉस करने नदी कौन सी होती है? ठीक है, अमेजन रिवर जो है वो इकट्ठे फ्लो। अमेजन रिवर कहां पे बहती होगी? ये बहती है आपकी ब्राजील में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपको पता है ना, तो ये हो गया आपका इक्वेटर वाला हिस्सा हो जाएगा। ये यहां पर आपका आएगा क्या? साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका यहां पर आएगा। तो साउथ अमेरिका में कौन सा आ जाएगा? ये आपका ब्राजील वाला एरिया आएगा। अमेजन रिवर कहां बहती है? यहां बहती है। तो इक्वेटर में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। नील नदी ये कहां पर बहती है? ये बहती इजिप्ट में। ठीक है, इजिप्ट जो रहेगा वो इक्वेटर के काफी ऊपर है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास की बात हो रही है। तो उस तरफ नील नदी बहती है, तो उसका कोई संबंध नहीं बनेगा। दो ऑप्शन है आपके सामने, कॉन्गो और नाइगर। ठीक है, तो जो नाइगर नदी है वो आपकी नीचे तरफ बहती है इक्वेटर से, और जो कॉन्गो रिवर है वो इक्वेटर से दो बार होके पास होके करती है। ठीक है, ये एशिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ये एशिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, एशिया का लार्जेस्ट रिवर है। कहाँ की है? इस तरफ की, आपके अफ्रीका की। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम जैसे कि इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो क्या बोलोगे सर? गंगा नदी। ऑब्वियसली कोई बात नहीं, 2,500 किलोमीटर ट्रेवल करती है। लेकिन लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम की बात करोगे ना, कितना मसाला भरा है पानी में, ठीक है, मतलब कितनी बड़ी चौड़ी नदी है, पानी पानी बहुत है, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ब्रह्मपुत्र जो है वो सबसे बड़ी नदी होती है। लेंथ के हिसाब से गंगा होती है। सिमिलरली वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट रिवर जो है वो कॉन्गो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्गो रिवर। ठीक जी, आगे बढ़ते हैं। Who was the first woman judge of Supreme Court of India? Who was the first woman judge of Supreme Court of India? ठीक है, ऑफ इंडिया। लीला सेठ, फातिमा बीबी, अन्ना चंडी और सुनंदा भंडारे। कौन है यहाँ की सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट की फीमेल जज? जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले कि पहली या फर्स्ट फीमेल है जज में, फर्स्ट फीमेल है पायलट में, फर्स्ट फीमेल है आर्मी में, फर्स्ट फीमेल है एयरफोर्स में, तो ये हमेशा नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीजें हमेशा नोट करने के लिए। सब कहाँ मिलती है? ये सब करंट अफेयर्स में रहती है। जब भी सुप्रीम कोर्ट न्यूज में रहेगा, वुमेन से रिलेटेड कोई चीजें होंगी, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा अगर करंट अफेयर में है तो। बहरहाल, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन है? तो क्या बोलोगे? फातिमा बीबी, जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ, ये पहले जो थी ना, ये बेसिकली शायद ये मद्रास की हाई कोर्ट की जज हुआ करती थी, लेकिन बाद में ये सुप्रीम कोर्ट की जज बनी, पहली फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन, वेयर डे एंड नाइट्स आर इक्वल? दिन और रात कहां पर इक्वल है? दिन और रात कहां पर इक्वल है? दिन और रात कहां पर इक्वल है? ठीक है, इक्वेटर पे है, पोल्स पे है, प्राइम मेरिडियन पे है, या फिर अंटार्कटिका पे है। ठीक है, कहां पर होंगे? तो अनडाउटेडली वो जगह जो बीच में होती है, जहां पर से हर चीज बराबर होगी। नीचे का साउथ तक जाओगे तो भी डिस्टेंस बराबर है, नॉर्थ जाओगे तो डिस्टेंस बराबर होता है, वहां पर सन जो रहेगा वो टॉप पे रहेगा। तो ये पूरा का पूरा अगर ये अर्थ है, ठीक है, तो ये है आपका इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये है सॉरी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। ठीक है, तो ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिका। तो यहां पर अगर बात करूं पोल्स में, तो भैया पोल्स में क्या हो जाएगा? सूरज पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा, तो रोशनी नहीं आ पाएगी, तो अंधेरा वहां पे 6 महीने अंधेरा रहेगा और 6 महीने उजाला। जब सूरज यहां पर होगा, इस तरफ तक पहुंचेगा, तो ये यहां को गर्म करेगा, मतलब यहां तक लाइट पहुंचेगी, लेकिन उस वक्त इससे सबसे दूर क्या रहेगा? नॉर्थ पोल से सबसे दूर रहेगा। तो यहां पर सूरज की जो रोशनी है, जो उसकी इंक्लाइन लाइन है, वो भी नहीं पहुंच पाने, रेस पहुंचेगी नहीं, तो ये अंधेरा रहेगा 6 महीने के लिए। अगले 6 महीने के लिए यहाँ पर उजाला रहेगा। लेकिन जैसे ही सन का मूवमेंट ऊपर होकर नॉर्थ में आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है, जब हमारे गर्मी पड़ेगी और जो चालू हो रही है गर्मी, वो यहाँ पर है क्योंकि अर्थ, ये सन, ठीक है, तो ये यहाँ पर रोशनी देगा, तो इस समय 6 महीने ये गर्म रहेगा,
या फिर ये लाइट रहेगी और यहाँ 6 महीने क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि पोल्स पे क्या हो जाएगा, ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल हो गया, तो भैया तुम तो हो गए कैंसर। इक्वेटर जो बीचों बीच है, बीचों बीच है, यहाँ पर दिन जितने लंबे, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रातें, इक्वल हो जाएगा इक्वेटर। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला, विच आर द लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड? अल्प्स, हिमालयस, काराकोरम, एंडेस या फिर तिब्बत? विच आर द लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड? लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, हिमालय, काराकोरम, एंडेस, एंडेस, तिब्बत या अल्प्स, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? कि पहली नजर में तो हमें क्या नजर आएगा, पहली नजर में हमें देखने में लगेगा कि भाई हिमालय और काराकोरम ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है माउंट एवरेस्ट, हमको पता है हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट है, बट ऐसा होगा क्या? ठीक है, ऐसा होगा क्या? तो बोला नहीं। ये माउंटेन रेंज क्या होती है, ये हिमालय, जैसे देखो तुम यहां देखोगे ना, ये नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा, ठीक है, तुम्हारा पूरा का पूरा ग्रेट हिमालय। अब इसी ग्रेट हिमालय पे अलग अलग हिमालय की अलग अलग पहाड़, ये रेंजेस है, ठीक है। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या है, माउंटेन की पीक्स है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस, ठीक है, ये लेंथ की बात करोगे तो ये अलग है, ये माउंटेन रेंज है पूरी की पूरी, जो ग्रेट हिमालय एक रेंज है, आपका शिवालिक एक रेंज है, आपका मिडिल हिमालय एक रेंज है, तो उसी तरीके से अल्प्स भी एक रेंज है, एंडिस भी एक रेंज है, और तिब्बत भी एक रेंज है। तो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, वो एल्प्स माउंटेन ही है, ठीक है। बस अब आपकी जिम्मेदारी थी कि ये एल्प्स माउंटेन की रेंज कहां पर है मौजूद, ये आपको बताना है, ठीक है। एल्प्स माउंटेन की रेंज जो है वो कहां पर मौजूद बताइएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। नहीं एल्प्स, ये सॉरी, ये एंडिस होगा, एल्प्स नहीं होगा, एंडिस होगा, ठीक है, सो करेक्ट लीजिएगा, ये एंडिस माउंटेन होगा, ठीक है। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज जो है वर्ल्ड के, ये यहाँ पर मौजूद है, एंडिस माउंटेन, ठीक। ये कहां पर है आपका, ये साउथ अमेरिका में। अब कैसा होता है देखो, कि ये हो गया आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट, और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट। तो ये पूरी माउंटेन रेंज ना ऐसे क्रम में, ऐसे ऑर्डर में, ये बीच में जरूर यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका आता है, जिसको आप वेस्ट इंडीज कहते हो। यहाँ पर पूरा का पूरा रॉकी माउंटेन है, और नीचे का पूरा पूरा क्या है, एंडेस माउंटेन है। तो लाइन वाइज अगर देखोगे तो सबसे लार्जेस्ट रेंज जो है वो आपकी एंडेस माउंटेन की होगी। और यहाँ पर ना एक गर्म हवा निकलती है, क्योंकि ठंडा एरिया भी है ना, गर्म हवा निकलती है, उसको बोलते हैं चिनुक करके कहते हैं। एक चिनुक करके हवा निकलती है जो यहाँ की ग्लेशियर्स को पिघलाती है। और जो यहाँ पर क्या होता है कि मौसम में यहाँ पे जो है पानी का लेवल क्या होगा, अप एंड डाउन होता रहता है। इसी गर्म हवा से जो पानी का लेवल अप होता है, तो यहीं पर जो फिश की फार्मिंग होती है उस पर बहुत प्रभाव पड़ जाता है, और इंडियन मानसून में भी इसका असर देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत डिटेल है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पे। बहरहाल ये आपका रॉकी माउंटेन रेंजेस है, ये आपका एंडेस माउंटेन रेंजेस है, ये सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है आपकी वर्ल्ड की। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिबूटिंग गवर्नमेंट? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिबूटिंग गवर्नमेंट? प्रवण मुखर्जी, नंदन नीलेकनी, मनमोहन सिंह और खुशवंत सिंह। बताइए क्या होंगे? प्रवण मुखर्जी, नंदन नीलेकनी, मनमोहन सिंह, खुशवंत सिंह। ये सब नाम से फेमिलियर होंगे, लेकिन जो आंसर है रिबूटिंग गवर्नमेंट वाला, ये इसके जो ऑथर है वो फॉर्मर सीईओ और को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, नाम सुना होगा, वो है नंदन नीलेकनी, ठीक है। तो ये है ऑथर रिबूटिंग गवर्नमेंट के। चलो अगला, तो इससे क्वेश्चन से क्या समझ में आ गया कि जो भी बुक्स रिसेंटली लॉन्च हुई हैं, या बड़े बड़े ऑथर जो इनकी बुक को लिखे हुए हैं, वो जो बुक्स को फेमस है, वो बुक्स के नाम भी हमको पता होने चाहिए। द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया आर, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया आर, ध्रुवा, हर्षा, अप्सरा या विपुल? ठीक है, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कहां पर है, तो कहां पर बना था, तो वो बोलोगे कहां, तो वो ट्रॉम्बॉय, ठीक है, ट्रॉम्बॉय, भाभा ट्रॉम्बॉय, ये बना था 1956 में, 1956 में बनाया गया था, और उसका नाम क्या है, अप्सरा, ठीक है, अप्सरा। अगस्त 1956 में बनाया गया था, कहां पर है, ट्रॉम्बॉय भाभा सेंटर पे, और ये है नाम क्या है उसका, अप्सरा, ठीक है। लेकिन धमाका बहुत जोरदार होता है। चलिए, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश,
वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 8 मार्च, 21 मार्च, 5th ऑफ जून, 22 जून। ठीक है, तो 8 मार्च तो नहीं होगा सर, ये तो वुमेन्स डे के लिए रिजर्व किया गया है, तो सेम डे पे अलग अलग चीजें नहीं होने वाली। ठीक है, 5 जून आपका ये एनवायरमेंट डे के तौर पर मनाया जाता है। जो सही जवाब है वो क्या है? वो है 21 ऑफ मार्च, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड ऑन 5th ऑफ मार्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, मतलब ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में हुबहू आएगा, बट इस क्वेश्चन के जो वो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए कि क्या पूछ रहा है। ये इंटरनेशनल डे की बात कर रहा है, तो वुमेन्स डे कब है, न्यूक्लियर डे कब है, एनवायरमेंट डे कब है, वाटर डे कब है, एयर डे कब है, ये सारे डेज हमको पता होने चाहिए। ठीक है, तब जाके आपको क्लैरिटी बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन, इंडियाज हिमाद्री स्टेशंस आर लोकेटेड, India's Himadri stations are located in the Arctic, in the Antarctic, in the Northeast Himalaya, in the Northwest Himalaya। कहां पर है? कहां पर है? ठीक है, तो हिमाद्री स्टेशन है क्या चीज, ये याद रखना कि जितने भी जैसे हमारे यहाँ सीट्स होती है ना, कुछ सीट्स जो होती हैं वो आपकी वो होती है एक्सटिंक्ट हो चुकी होती हैं, तो खत्म होने कगार में आ गई, कुछ चुनिंदा बची हुई है, उसको प्रिजर्व करके रख लिया। तो ये कहां प्रिजर्व करके रखो? प्रिजर्वेशन कहां पर होता है? जो ठंडी जगह होती है। ठंडी जगह जो रीचेबल भी है, एक्सेसिबल भी है, वो कौन सी है? तो बोलोगे वो आप जाओगे ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो एरिया में जाओगे तो वो आर्कटिक रीजन के अंदर पे जो है वो आर्कटिक में ये चीजें मौजूद। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो स्वालबार्ड नॉर्वे, तो ये वो जगह है जहां पर इन चीजों को प्रिजर्व करके रखा गया है। ये सिर्फ इंडिया नहीं रखा, पूरे वर्ल्ड के जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो ला ला के यहाँ पर स्टोर करें। हमारे यहाँ कल को मान लो कि हमारा चावल खाते हैं, लेकिन अब फ्यूचर क्या दिख रहा है कि यार हम तो फास्ट फूड ही खाएंगे, अब चावल नहीं खा पाएंगे। तो आज से 50, 100, 1000 साल के बाद में शायद चावल हमारे यहाँ पे एक्सटिंक्ट होने का कगार में आ जाए, क्योंकि लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही है, वो सारे मैदे पे चले गए। तो चावल एक्सटिंक्ट होगा तो उस धान के जो बीज होते हैं ना, उन बीजों को प्रिजर्व करने के लिए कभी तो था कि दुनिया खत्म भी हो जाए तो जब कोई नई जीवन जिंदगी आए दुनिया में, तो वो जगह उसको मौजूद रहे कि ये लोग इस टाइप की चीजें इस्तेमाल करते थे और इससे इनका खाना वाना चलता था। तो ये सब रीजन से इसको रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वेयर बुद्धा अटेंड परिनिर्वाणा? वेयर बुद्धा अटेंड परिनिर्वाणा? ठीक है, तो गौतम बुद्ध की लाइफ की अगर बात करो तो उनकी लाइफ में अलग अलग साइकिल्स रही हुई है। ठीक है, साइकिल रही हुई अलग अलग। तो एक होता है निर्वाणा और एक होता है परिनिर्वाणा। निर्वाणा मतलब ज्ञान की प्राप्ति, जिंदा रहते हुए एक इंसान ने अपने दिमाग पर कंट्रोल पा लिया और जिंदगी का मकसद पा लिया कि भाई ये जीवन है। ठीक है, जीवन का सार ये है, सच्चाई यही है, हकीकत यही है, अब मोह माया से मुक्त हो गया। तो वो दुनिया की जंजाल होती है ना, माया जाल जो होता है, उससे मुक्त हो गया और वो अपने आप को क्या किया, इन सब चीजों से इम्यून कर लिया और इम्यून करके निकल गया उस पथ पे, मैं जाकर दुनिया को बताऊंगा कि वाकई में जिंदगी क्या है। ठीक है, तो बुद्धिज्म बेसिकली क्या है? वो एक वे ऑफ लिविंग है, जीने का तरीका है, वो कोई धर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन हम धर्म बना लेते हैं, अलग बात है। तो बुद्धा ने निर्वाण कहां प्राप्त किया था? तो बोलोगे बोध गया में। ठीक है, बोधि के नीचे बैठकर उनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। जो परिनिर्वाण होता है ये क्या हो जाता है? जहां पर उन्होंने अपना जिस्म त्याग दिया था, जहां पे उनकी जिस्म से उनकी आत्मा निकल गई थी। ठीक है, वो कहां पर है? वो है कुशीनगर में। वो कहां है? कुशीनगर में। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्त करके वो निकले और जहां पर वो पहला अपना प्रवचन देते हैं, सरमन देते हैं, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तनम। ठीक है, नाम दिया गया हर चीज को, वो दिया था उन्होंने सारनाथ पे। तो ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए कि इनके लाइफ साइकिल के हिसाब से उसको क्या सिंबलाइज किया गया है, किस चीज से, और क्या वो बना हुआ है। तो जो परिनिर्वाण है उसको सिंबलाइज किया गया स्तूपा से। ठीक है, इसको स्तूपा से सिंबलाइज किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन इज द नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? ये नेशनल की बात हो रही है, इंटरनेशनल की बात नहीं हो रही है। 24 नवंबर, 24 जनवरी, 24 दिसंबर, 24 अप्रैल, बताइए। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर्स डे। आप जब अभी तो खैर वो कल्चर नहीं रहा कि हम सब टीवी पे बेसिक टीवी दूरदर्शन देखें या गवर्नमेंट के ऐड देखें, कल्चर हमारे पास अभी रहा नहीं है कि पोलियो खुराक लीजिएगा, 2 बूंद जिंदगी के, ये सारे स्लोगन हमने बचपन से पढ़े हुए। ठीक है, उसमें एक और चीज आती थी, जागो ग्राहक जागो करके। तो जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो कंज्यूमर हम ही है, हम और आप ही है। हम कुछ आपको सर्व कर रहे हैं, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो ना, तो आप भी कंज्यूमर हो जाते हो। हम कहीं और जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, हम कंज्यूम करते हैं।
तो जो भी कंज्यूमर होता है वो कंज्यूमर हमेशा जागरूक होना चाहिए। अगर कंज्यूमर जागरूक नहीं रहेगा, अवेयर नहीं रहेगा, तो जो प्रोड्यूसर होगा या जो सेलर होगा वो उसको बेवकूफ बनाता रहेगा। तो उसी अवेयरनेस के लिए ये नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर पे, ताकि आपको आपके राइट्स पता हो, आप अपने राइट से अवेयर हो, और आप जो पैसे खर्च कर रहे हो किसी चीज के लिए उसको सही तरीके से आप एक्सेप्ट कर पाओगे। तो उसको अवेयर करने के लिए इसको मनाया जाता है। 24 दिसंबर को उसको सेलिब्रेट करते हैं। इट स्टार्टेड इन द ईयर 1986, ठीक है, 1986 से इसको शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोबेबली आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ फॉस्फोरस? फॉस्फोरस का मेजर सोर्स क्या है? अलग अलग ऑप्शन है आपके सामने, पोटैटो, आंवला, ऑरेंज या फिर मिल्क। पोटैटो, आंवला, ऑरेंज या फिर मिल्क, ठीक है। फॉस्फोरस का क्या है मेजर सोर्स, ठीक है। आंवला एक तरीके की, आंवला और ऑरेंज ये दो ऐसे फ्रूट्स हैं, या वेजिटेबल्स में आएंगे, अब उसको फ्रूट और वेजिटेबल में आ जाता है, जो भी मान लो आंवला को। तो ये रसदार होते हैं और इसमें क्या होता है, खट्टापन भी होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, साइट्रस, ठीक है, साइट्रस चीजें। और जितने भी साइट्रस चीजें होती है वो कहां पर मिलती हैं, वो मिलती है हमको मेडिटेरेनियन सी में मिलती है। तो ये दोनों चीजें हमको विटामिन सी ज्यादा देती है, एस्कॉर्बिक एसिड ज्यादा देती है हमको हमारी बॉडी के अंदर पे। लेकिन जो फॉस्फोरस की बात करते हैं, जो मेजर सोर्स है वो क्या है आपका, मिल्क, ठीक है। फॉस्फोरस है, आपका कैल्शियम है, ये सब चीजें किससे मिलेगी आपको, मिल्क से मिलती है, तो ये हेल्पफुल हो जाती है। ऑरेंज, आंवला, ये जो चीजें, पोटेटो तो हम लेकर नहीं आए, कहां से लेकर आया गया था, पोर्तुगीज लेकर आए थे इंडिया में, तो फिर हमने उसको समोसे में डाल के अपना बना लिया, ठीक है, आलू को, ठीक। तो ये 16वीं सेंचुरी में हमारे देश में आया हुआ है। आंवला, ऑरेंज, ये दोनों चीजें साइट्रस होती हैं। साइट्रस कहां पर, तो आप ये चीज देखोगे कि जो अंगूर भी होते हैं, ये सब चीजें एक ही जगह पर होती है। अंगूर यानी कि ग्रेप्स भी होंगे वहीं पर होंगे। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा जो वाइन बनती है वो कहां पर बनती है, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर। आप देखोगे ना, तो जहां पर ये ऑस्ट्रिया की जो हमने बात की थी पहले में, ऑस्ट्रिया है, ग्रीस है, इन सब जगह पर बहुत बेहतरीन वाइन बनती है, क्योंकि वहां पर उस एनवायरनमेंट पे साइट्रस फ्रूट की ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा एक्सेस मात्रा में होती है, और वहीं पर इनका निकाल के जूस बनाते हैं, रख के छोड़ देते हैं, वाइन बन जाती है। इसलिए मैक्सिमम वाइन्स जो होती हैं, चैंपियंस जो होती है, वो आपको वहीं वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक है, वहां की नीड भी होती है। तो बहरहाल ये आंसर जो है फॉस्फोरस के लिए मिल्क। आप लोग कहीं और मत खो जाना, वापस आ जाना आंसर देके। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके से इसी पैटर्न पर आगे भी क्वेश्चन होंगे। अब वो रिकॉर्डेड पे नहीं आएंगे, ना प्रॉमिस तो नहीं है, बट कोशिश है कि ये सारी क्लासेस जो रहेंगी आपको लाइव मिलेंगी, ताकि आप जुड़कर क्वेश्चन कर भी सकें, हम लाइव इंटरेक्ट भी कर सकें, और जो सवाल जवाब में कुछ नई चीज सीखने को मिल जाती है ना, वो बहुत काम आती है एग्जाम में, तो वो चीजें भी कर पाएंगे। इसलिए लाइव क्लासेस का एक जो प्रोविजन है वो हमने रखा हुआ है, तो आगे वो भी होपफुली चालू होगी। डिपेंड करता है कि आपको क्लासेस पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो क्लासेस में सिर्फ आपको टिक टक टू नहीं चल रहा है कि भाई इसका आंसर ये टिक कर लो आगे बढ़ जाओ, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ मिलेगा। तो वो एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, ये शायद ये एग्जाम में क्वेश्चन ना है, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि साइट्रिक फ्रूट्स में कौन कौन से आते हैं, साइट्रिक एसिड किस में होता है। तो आपके पास ऑप्शन 3 है, दिख गया, चौथा ऑप्शन कुछ और पूछेगा, वो आंसर नहीं होगा, ये आंसर है उसके, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस में, ये एक्सप्लेनेशन पे आपको सब चीजें सुनने को मिलेगी, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होती है। एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है, तो कोई हवाई बातें नहीं हो रही है। चलिए आज क्लास में रोकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, मस्त रहिए।